Namaste students, I am Jevin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of Education and Methodology. So today we are going to take the sessions of organization the name of my session is Organization Structure and Organizational Behavior. तो हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर किन किन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना होता है और उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका बिहेवियर से मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास बेसिकली चार तरह के एलिमेंट्स है जिसको हम लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला है, एलिमेंट बोला है, तो वो कंपनी के स्ट्रक्चर को मिलकर बनाती है। और नाउ दस वी विल एग्जामिन हाउ दिस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कम टुगेदर टू फॉर्म द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो पहला इसमें हम लोगों का है। और फर्दर जो कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट के अंदर फर्दर क्या है, आपके अलग अलग कैटेगरीज वगैरह जो है डिवाइड हो सकती है। ठीक है, अब देखो जहाँ पे हम लोगों का पहला है, हम लोगों ने बात की सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो भी है मतलब जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो सेंट्रली किसके थ्रू मैनेज हो रहा है, कौन किसी चीज को इंस्ट्रक्ट दे रहा है, गवर्न कर रहा है, और बेसिकली क्या है हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आराम से देखने को मिलता है। So centralization is the degree to which the decision making authority is concentrated at high level of organization. ठीक है, जो भी डिसीजन मेकिंग, जो भी काम दिया गया है वो ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हाई लेवल के लोग ही वो परफॉर्म करते हैं। So centralized companies many important decisions are made at high level, whereas decentralized companies decisions are made and problems are solved at the lower level by employees who are closer to the problem in the question. लेकिन तो सेंट्रलाइज लेवल पे क्या होता है, जो हाई लेवल अथॉरिटी होती है वो डिसीजन लेती है और उसको बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉलो करती है। जबकि डिसेंट्रलाइज कंपनीज में क्या होता है, किसी के पास अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉय है उसको जो सॉल्व कर सकता है, या जिसके पास वो प्रॉब्लम आई वो उसको सॉल्व करता है, और वो एम्प्लॉय लेवल पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों का सेंट्रलाइजेशन। अब नेक्स्ट है इसके अंदर हम लोगों का फॉर्मलाइजेशन। तो फॉर्मलाइजेशन इज द एक्सटेंट to which the policies, procedures and job description and rules are written and explicitly articulated. तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मलाइजेशन का मतलब वो सारी की सारी प्रोसीजर, जॉब डिस्क्रिप्शन, तो कोई भी फॉर्मेटिंग का जो भी आपका टाइप है, जिस तरह से आप पॉलिसीज बना रहे हो, किस तरह के प्रोसीजर्स आप फॉलो कर रहे हो, या आपके जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, या कोई भी सेट ऑफ रूल्स है जो रिटर्न है वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, उस चीज को आप लोगों ने बोला फॉर्मलाइजेशन। सो फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर आर दोज इन विच देयर आर मैनी रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन जो है रिटर्न होती है। तो दीज स्ट्रक्चर control employee behavior by using the writing rules, and employee having little autonomy to make the decisions on a case by case basis. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो एम्प्लॉय के बिहेवियर को कंट्रोल करती है। ठीक है ना, क्योंकि किसकी मदद से करती है, स्पेशली जो रूल्स बना रहे हो उसकी मदद से करती है। ठीक है, और जो एम्प्लॉय होता है उसके पास खुद की फ्रीडम वगैरह नहीं होती किसी चीज के डिसीजन को, किसी डिसीजन को लेने में। लेकिन उसे वही करना पड़ता है जो सेंट्रली अथॉरिटी ने कहा है, जो वही करना पड़ता है जो अकॉर्डिंग टू रूल्स उसे करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी मदद से क्या है, एम्प्लॉय का बिहेवियर जो बहुत अच्छी तरह हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास हायरार्किकल लेवल। ठीक है ना, हर एक कंपनी में क्या है, कुछ पर्टिकुलर लेवल्स होते हैं, जिस है ना, नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं, और उसको हम लोगों ने क्या बोला, हायरार्की बोला है। तो कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कोई पर्टिकुलर हायरार्की या कोई पर्टिकुलर लेवल्स में मेंटेन होता है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना भी है, ठीक है, कितने भी लोग एक कंपनी में काम करें, कितने लोग दूसरे कंपनी में काम करें, लेकिन जो यहाँ पे हम तो हायरार्किकल लेवल से आपका मतलब है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के साइज को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जो टॉल स्ट्रक्चर लेवल होता है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेयर होती है। मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी लेयर होती है। ठीक है, तो देयर आर सेवरल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बिटवीन फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज एंड द टॉप लेवल। तो टॉल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ना, जो फ्रंटलाइन एम्प्लॉय जो काम कर रहा है और जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है उसके बीच में बहुत सारे लेयर्स होती है मैनेजमेंट की। जबकि फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ये जो लेवल होते हैं बहुत कम होते हैं, सिर्फ कुछ ही लेयर्स होती है। ठीक है, अब एक और टर्म जिसमें हम लोगों ने इसे रिलेट किया, उसको बोला हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर क्या होता है, इसको हम लोगों ने और क्या बोला है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग टू अ सिंगल मैनेजर।
तो स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक पर्टिकुलर मैनेजर है, उस मैनेजर को कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, तो हम देख सकते हैं जो टॉल स्ट्रक्चर के लिए जो होता है आपके पास, उसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कम हो सकता है, लेकिन जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, फ्लैट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स अ वाइड लेवल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल से मतलब क्या है, किसी मैनेजर लेवल पे किसी कोई कितने एम्प्लॉय उस सिंगल मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन का लेवल ही बढ़ जाएगा, जब बहुत सारे लेवल होंगे, तो जाहिर सी बात है बहुत कम लोग एक जगह से दूसरी जगह रिपोर्ट करा करेंगे, जबकि फ्लैट के अंदर लेवल है ही कम, तो बहुत ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोगों का डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो ये क्या है, organization is structured different in terms of departmentalization, so organization using functional structure। अब इसके अंदर भी क्या है, अलग दो चीजें हम लोगों ने बहुत बता दी है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब आप डिपार्टमेंट बना रहे हो हर एक चीज का, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन को आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ब्रेक कर दिया है, या उसको बता दिया है कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो वो किस तरह से हो सकता है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की मदद से, डिविजनल स्ट्रक्चर की मदद से। फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब इसके अंदर क्या है, द ग्रुप जॉब्स बेसिकली सिमिलरिटी इन द फंक्शन, ठीक है। वो लोग जो, अगर कुछ जो सिमिलर फंक्शन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, अगर कुछ अगर आप अलग अलग कैटेगरी बनाओ, तो सिमिलर फंक्शंस को आप अलग ग्रुप में रखो, अदर फंक्शंस को आप दूसरे ग्रुप में रखो। इस तरह क्या है, फंक्शन वाइज आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, ठीक है ना। जैसे हम लोग कह सकते हैं फाइनेंस का एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंटिंग का अलग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज का अलग डिपार्टमेंट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट, क्योंकि इनकी फंक्शनलिटी सेम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कैरेक्टराइज कर दिया है। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया। एक होता है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो डिविजन स्ट्रक्चर यूज करती है, मतलब डिपार्टमेंट्स रिप्रेजेंट यूनिक प्रोडक्ट्स, यूनिक सर्विसेज, कस्टमर्स और ज्योग्राफिकल लोकेशंस द कंपनी इज सर्विंग। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, ये देखा है कि कंपनी किसको सर्व कर रही है, या तो वो यूनिक कस्टमर्स को सर्व कर रही है, या यूनिक सर्विसेज को सर्व कर रही है, यूनिक प्रोडक्ट्स वगैरह बना रही है, यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशंस के लिए काम कर रही है। तो उस यूनिक चीज को लेके आप लोगों ने क्या किया है, डिविजन्स बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो गया आपका डिविजन स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड्स, ईच यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस दैट कंपनी इज प्रोड्यूसिंग विल हैव इट्स ओन डिपार्टमेंट। मतलब जो भी कंपनी जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रही है, ठीक है, उसका क्या है, खुद का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा। तो उसको आप लोगों ने बोला डिविजन स्ट्रक्चर। ये तो आपका था डिविजन स्ट्रक्चर। अब उसके सिवा हम लोग देखते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो आप ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर बना रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, इसके अंदर भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन यूज करती है, ठीक है। ये तो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिसने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के खुद भी क्या है, दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। सो देखो हम यहाँ एज अ रिजल्ट वी टॉक अबाउट द टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन हाउ दिस एलिमेंट्स अरेंज। तो मतलब ये जो पहले जो हमने एलिमेंट्स पढ़े वो किस तरह से अरेंज है, उसके कंपेयर में हमने दो कॉन्फ़िगरेशन बनाए हैं। तो इसको हम लोगों ने पहले मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर और सेकंड हम लोगों का ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर, ये इट इज सिमिलर टू ब्यूरोक्रेसीज एज दे आर हाईली फॉर्मलाइज एंड सेंट्रलाइज। तो इसको हम लोगों ने किससे कंपेयर किया, ब्यूरोक्रेसी से कंपेयर किया, वहां पे जो मेथड्स लगते हैं उससे कंपेयर किया, क्योंकि फॉर्मलाइज होते हैं और सेंट्रलाइज होते हैं, मतलब डिसीजन एक जगह की जगह से दिया जाता है, और फॉर्मली इस चीज को रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सब फॉलो करते हैं। सो कम्युनिकेशन टेंड्स टू फॉलो द formal channels and employees are given a specific job description delineating their roles and responsibility. Mechanistic organization are often rigid to resist change and make them unsuitable for being innovative and taking quick decision। तो इसके अंदर क्या है, फॉर्मलाइजेशन होता है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एक सेंट्रल लेवल से फॉलो होते हुए आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, सेंट्रल लेवल हायरार्की होती है, वो रूल्स बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लोगों का जॉब डिस्क्रिप्शन सब है, जो भी है फिक्स हो चुका है, और ये चेंज जो होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चेंज को रेजिस्ट करने के लिए रिजिड होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब वो ये बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं होते, और क्विक एक्शंस पे क्विक एक्शन जो है वो नहीं ले सकते। नेक्स्ट हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होते हैं विद लो लेवल फॉर्मलाइजेशन। तो ये इससे बिल्कुल उलट होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को काम करते हैं। यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे कोई बैठ के आपका रूल्स वगैरह बना नहीं रहा है, और जो डिसीजन नहीं दे रहा है, और लो फॉर्मलाइजेशन होता है, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन जो प्रिडिक्शन आप कर रहे हो वो क्या है, थोड़ा
कम होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा फ्लूइड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और इसकी मदद से हमें क्या होता है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो जॉब क्या आप जॉब करना चाहते हो बहुत ज्यादा ब्रॉडर होता है। एम्प्लॉयज आर आस्क्ड टू परफॉर्म द ड्यूटीज बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और एम्प्लॉय से क्या कहता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन में जो जो भी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, उसके साथ अपने एक्सपर्ट लेवल पे भी आप कोई काम करना चाहते हो वो काम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी मदद से क्या होता है, एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है, क्योंकि एम्प्लॉय में थोड़ा फ्रीनेस वगैरह होती है, क्योंकि फॉर्मलाइजेशन कम होता है। ठीक है, तो ये था आज का हम लोगों का टॉपिक, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को आपने डिपिक्ट किया ओबी से। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर से मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों से अंदर किस विद इन ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग है, जो भी ग्रुप आपने डिवाइड कर रखे हैं उसके अंदर लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसी चीज को आप लोगों ने बोला ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है ना। तो इट इज अ डायनेमिक स्टडी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज अबाउट। तो ये क्या है, एक हम लोग शेयर कर रहे हैं क्या, एक पर्टिकुलर नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जिसके बाद हम बिहेवियर के बारे में पता लगा रहे हैं, किस तरह बिहेवियर, कि हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स एक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे वर्क। तो जब वो लोग आपस में किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो वो किस तरह से एक दूसरे से बिहेव करते हैं। ठीक है ना। अब ये हम लोगों ने इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो हम लोग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन जब भी आराम से स्मूथिंग काम कर पाए, जब उनके अंदर जो डिपार्टमेंट लेवल पर अलग अलग लोग काम करें वो आपस में सूदिंग कनेक्शन रखे। ठीक है, उनमें इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अब देखो जैसे हम लोगों ने एक फिगर बनाया है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन काम करी, उसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप बना रखे, और ग्रुप के अंदर कौन आता है, अलग अलग पीपल और इंडिविजुअल आते हैं। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम लोग यही देखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी आप काम को आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि पर्सनली वो बिहेवियर उसका जने का कैसा है। आप जो भी काम दे रहे हो वो उस रिगार्डिंग काम कितना ढंग से कर पा रहा है, फिर उसको करने के लिए इंडिविजुअल की जरूरत है या ग्रुप की जरूरत है, फिर ग्रुप के लेके एक हायरार्की आपकी जाएगी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। ठीक है। सो यहाँ देखो, ओके, so a distinction is made in the object in the organization behavior regarding which level of organization are being studied at the given time. तो यहाँ पे ये भी होता है कि आप कौन से लेवल का जो स्ट्रक्चर है उसको आप स्टडी कर रहे हो एट अ पर्टिकुलर टाइम पे। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 की लेवल हो गए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, दैट आर एग्जामिन, जिसको हम लोग एग्जामिन करते हैं। ठीक है, द इंडिविजुअल, द ग्रुप एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है, अगर हमें किसी भी अगर हमें हमारे बॉस की पर्सनालिटी के बारे में जानना है ना, उसके बारे में अंडरस्टैंड करना है, तो हम किसको एग्जामिन करेंगे, इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस को एग्जामिन एग्जामिन करेंगे कि इंडिविजुअल पर्सन एम्प्लॉयज के बारे में, बॉस के बारे में क्या सोचते हैं। फिर अगर हमें जानना है कि मैनेजर पर्सनालिटी के बारे में जानना है, ठीक है ना, कि वो मैनेजर कैसा है या फिर वो किस तरह से गाइड कर रहा है, तो उस चीज के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, मैनेजर पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए तो हम ये देखेंगे कि वो किस तरह से टीम को किस तरह संभालता है, उसको इफेक्ट करता है। ठीक है ना। जैसे एन एम एग्जामिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टीम लेवल से पूछेंगे, उस टीम लेवल पे हम लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि वही होलसोल टीम क्या है, टीम को कौन मैनेज कर रहा है, वो मैनेजर मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर हमें जानना हो कि अंडरस्टैंड हाउ माय ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इफेक्ट्स माय बॉस बिहेवियर, कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, तो हमारे ये कल्चर बॉस के बिहेवियर को, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसको किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है। सो हम लोग क्या है, तो हम लोग उसके लेवल पे क्या करेंगे, एक सेंट्रल लेवल पे पूरा का पूरा देख के चलेंगे कि किस तरह से क्या है जो काम हो रहा है, और इसी की मदद से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों का है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्यों मैटर करता है, कि ना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए एम्प्लॉयज के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मैटर करता है, क्यों। तो देखो
employees are asked which skills are the most important for them evaluating job candidates and organization behavior topic top in the list. So there are the following top 5 personal qualities and skills. कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो कुछ 5 पर्टिकुलर स्किल्स वगैरह होनी चाहिए जिसके बारे में क्या एम्प्लॉय जो है केयर करता है. जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, या फिर हॉनेस्टी कितनी है, इंटीग्रिटी कितनी है, क्योंकि हॉनेस्टी इंटीग्रिटी होगी तभी वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को आगे चल के बेनिफिट देगा. इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है, ठीक है, या फिर मोटिवेशन है, मोटिवेशन एंड इनिशिएटिव सामने से सामने वाला पर्सन कितना ले रहा है, उसमें सेल्फ मोटिवेशन है या नहीं है, या फिर उसका स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है या नहीं है, कि कहीं वो आपके काम को छोड़ के कहीं किसी और के पास या आपके ऑफिस के साथ डिसऑनेस्टी करके किसी और के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो नहीं मिलके चला जाता. तो इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक भी होना चाहिए. तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा. So thank you. That's all for today's session. I hope you like my session. If you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.